दोस्तों, एक लड़के को फांसी की सजा होनी थी तो जेलर साहब उससे पूछते हैं कि तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है। हम तुम्हारी अंतिम इच्छा पूरा करने की हर संभव प्रयास करेंगे। तो वह लड़का कहता है, सर, हमारी अंतिम इच्छा एक है, अगर आप पूरी कर सके तो कर दीजिए। जेलर साहब कहते हैं कि हर किसी की अंतिम इच्छा पूरी होती है, तुम भी बताओ तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है। तो वह लड़का कहता है, एक रात मैं अपनी पत्नी के साथ बिताना चाहता हूँ, यह मेरी अंतिम इच्छा है। एक रात अपने पत्नी के साथ सोना चाहता हूँ। जेलर साहब यह बात सुनकर हिल जाते हैं और सोचते हैं, मेरे 30 साल के कैरियर में मैंने ऐसा आज तक नहीं सुना। लेकिन जेलर साहब सोचते हैं, अगर इसकी यही अंतिम इच्छा है तो हम इसकी अंतिम इच्छा का मान रखते हुए इसे अवश्य पूरा करेंगे। तो अंतिम इच्छा के लिए जेलर साहब उसके घर संदेशा भेजते हैं और उसके पत्नी के लिए बुलावा कहते हैं और उसमें कहते हैं कि तुम्हारे पति को परसों फांसी हो जाएंगी। उसकी अंतिम इच्छा यह है कि वह तुम्हारे साथ एक रात बिताना चाहता है, तो आप अपने पति की अंतिम इच्छा पूरी कर दीजिए। दोस्तों, यह कहानी शुरू होती है उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ शहर से, जहां बचपन के दो दोस्त, एक का नाम सुबोध होता है और एक का नाम प्रमोद होता है। ये दोनों साथ में खेलते, साथ में पढ़ते और साथ में सब कुछ करते। जहां नौकरी करने गए थे वहां भी इनकी जॉब इकट्ठे ही थी। इनका आपस में बेहद भाईचारा था। इनकी एक दूसरे के साथ काफ़ी बनती थी, मानो बिछड़े हुए दो भाई। दोस्तों, इनकी कंपनी में, मतलब जहाँ ये काम करते थे, वहाँ एक लड़की जॉब करती थी और सुबोध से प्यार करती थी। सुबोध भी उससे प्यार करता था। अब जो सुबोध का दोस्त होता है वो कहता है कि मेरी भी उससे फ्रेंडशिप करवा दे। सुबोध कहता है कि कोई भी अपनी गर्लफ्रेंड किसी को देना नहीं चाहेगा और सुबोध मना कर देता है। इसी बीच उन दोनों में तू मैं होने लगती है। दोस्तों, प्रमोद अब सुबोध से जलने लगा। लड़की सुबोध से बेइंतहा प्रेम करती थी और उससे मिलने आती जाती रहती थी। सब कुछ अच्छा चल रहा था कि एक दिन मौका पा करके प्रमोद ने उस लड़की के साथ कुछ ऐसा गलत काम किया और काम करने के बाद उस लड़की को मारकर सुबोध के रूम में ले जाकर उसके बेड पे सुला देता है। अभी सुबोध जॉब पर से आने वाला होता है तो प्रमोद उस लड़की के साथ वो वाला काम करके फरार हो जाता है और वहाँ से भागने के बाद पुलिस को फ़ोन करके बताता है कि ऐसे ऐसे रूम में एक लड़की की डेड बॉडी पड़ी है और पुलिस को इत्तला करता है। तो पुलिस मौके पर पहुंच जाती है। सुबोध ड्यूटी पर से आया हुआ होता है तो सामने देखता है कि उस लड़की की डेड बॉडी पड़ी है। पुलिस उसे पकड़ लेती है और गिरफ्तार करके थाने ले जाती है। थाने ले जाकर उसे पूछताछ करती है, लेकिन सुबोध बताने में असमर्थ था कि ऐसा कैसे हुआ, किसने किया। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन सबूत वह होता है जो मौके पर मिलता है। लड़की की डेड बॉडी सुबोध के रूम में मिली और सुबोध भी वहीं पर था, तो जाहिर सी बात है खून का इल्ज़ाम सुबोध पर आ जाता है। पुलिस सुबोध पर धाराएं लगाकर उसे जेल में डाल देती है। थोड़ी देर में लड़की का पोस्टमार्टम रिपोर्ट आता है। रिपोर्ट में साफ साफ लिखा होता है कि लड़की के साथ बलात्कार हुआ है। बलात्कार करने के बाद इसका गला दबाकर हत्या की गई है। अब जो सुबोध जेल में बंद होता है उसे फांसी की सजा होनी चाहिए, यहाँ तक प्रावधान पहुँच जाता है। सुबोध को जेल में लोग मिलने आते जाते रहते हैं, लेकिन वो इस बात से अनजान था कि
उस लड़की का मर्डर किसने किया। दोस्तों, सुबोध के केस में उसे फांसी की सज़ा होने वाली थी। फांसी के 2 दिन पहले जेलर साहब जो होते हैं उसके पास आकर पूछते हैं कि आपकी कोई अंतिम इच्छा है। अगर आपकी कोई अंतिम इच्छा है तो वो पूरी की जाएगी। तो सुबोध कहता है, मैं एक रात अपने पत्नी के साथ बिताना चाहता हूँ। अपनी पत्नी के साथ एक रात इसी जेल के अंदर रहना चाहता हूँ। मेरी पत्नी को बुलवा दीजिए। दोस्तों, जेलर साहब जब ये बात सुनते हैं तो शांत हो जाते हैं और सोचते हैं, मेरे 30 साल के कैरियर में ना ही कोई सवाल आया और ना ही कोई अंतिम इच्छा जाहिर की, लेकिन फिर कहा चलो ठीक है, अंतिम इच्छा है तो इसकी इच्छा पूरी करते हैं। दोस्तों, उसकी पत्नी को बुलवाया जाता है। जेलर साहब की यहाँ से संदेशा भेजा जाता है कि तुम्हारा पति अंतिम इच्छा के लिए तुम्हारा साथ चाहता है, तुम्हारे साथ एक रात बिताना चाहता है। सुबोध की पत्नी जब जेल में पहुंचती है तो उसे बताया जाता है कि सुबोध, तुम्हारी पत्नी जेल में आ चुकी है। सुबोध की पत्नी को उसी रूम में भेज दिया जाता है जहां सवेरे सुबोध था। वो रूम खाली कर दिया जाता है। दोस्तों, रूम में वॉइस रिकॉर्डर लगाया जाता है और उसका कंट्रोल जेलर साहब के ऑफिस में रख दिया जाता है। वहाँ जो कुछ वो बातें करे वो जेलर साहब सुन सके और उनके रूम में बाहर 2 गार्ड लगाए जाते हैं। दोस्तों, सुबोध की पत्नी जब रूम में जाती है तो अपने पति को देखकर रोने लगती है और पूछती है, तुमने ऐसा क्यों किया? तुम तो उस लड़की से प्यार करते थे। आखिर ऐसी क्या मजबूरी थी कि तुमने ऐसा कदम उठाया? सुबोध अपने पत्नी की बात सुनकर फूट फूट के रोने लगता है। उधर जेलर साहब भी रूम में बैठ कर के सारी बात उस रिकॉर्डर से सुन रहे होते हैं। सुबोध रोते हुए कहता है कि मैंने ऐसा कोई कदम नहीं उठाया, मैंने ऐसा कोई पाप नहीं किया जिसे लड़की की मौत हो जाए। और कहने लगता है, मेरा जो दोस्त था प्रमोद मुझसे घृणा करने लगा था, हमसे जलने लगा था। वो पूरी बात अपने पत्नी को विस्तार से बताने लगा था। ये लड़की कंपनी में जॉब करती थी। मैं उसका टिफ़िन खा लेता था और वो मेरा टिफ़िन खा लेती थी। बस इतना ही हम दोनों में प्यार था। फिर पत्नी पूछती है, आगे क्या हुआ? सुबोध बताना शुरू करता है, वे लड़की मेरे रूम पे आना चाहती थी चाय नाश्ता करने के लिए, खाने पीने के लिए। मैं भी उसे मना नहीं कर पाया और उसको बुला लिया। वो लड़की शाम को अपना काम करके मेरे रूम पे पहुंची। मेरे ऑफिस में मेरा थोड़ा काम बाकी था तो मैं काम करके थोड़ा देरी से निकला। मुझसे पहले प्रमोद मेरे रूम पे चला गया। उसने उस लड़की के साथ क्या किया क्या नहीं किया, मैं जब रूम पर पहुंचा तो लड़की मृत अवस्था में बेड पर लेटी थी। मैं रूम पर था तो प्रमोद वहाँ पर नहीं था। उसी ने पुलिस को फ़ोन करके बताया, ऐसी जगह ऐसी हत्या हो गई है। इसमें प्रमोद की साजिश थी और अपनी पत्नी से कहता है, मैंने हत्या नहीं की, मैं निर्दोष हूँ, मेरे साथ नाइंसाफ़ी हुई है। अब जो होगा सब ऊपर वाला जानता है। तुम मेरी फिक्र मत करो। हमें 2 बेटे हैं, उनकी तुम परवरिश करना, क्योंकि भारत का कानून अंधा होता है, लिखा हुआ होता है। यहाँ के लोग सबूत मांगते हैं। इस मामले में सबूत मेरे खिलाफ है, इसलिए मैं दोषी हूँ और मुझे फांसी की सज़ा होनी है। सुबोध अपनी पत्नी से बार बार कहे जा रहा था कि मैं निर्दोष हूँ और फूट फूट के रोने लग जाता है। बाहर खड़े पहरेदारों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। ऑफिस में बैठे
जेलर साहब भी रिकॉर्डर से सुन रहे होते हैं। उनकी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। जेलर साहब इस बात पर पूरी रात विचार करते हैं। सुबोध और उसकी पत्नी पूरी रात रोते रहे। इसी बीच सवेरा हो जाता है। सभी लोग इकट्ठे हो जाते हैं और वेट करते हैं कि क्या फैसला आने वाला है, निर्दोष है या फांसी होने वाली है। सुबोध की पत्नी सवेरे सुबोध के पैर छूती है और कहती है कि अगला जन्म मिला तो हम फिर मिलेंगे, और वहाँ से जाने लगती है। और जाते जाते दोनों एक दूसरे को देखते हैं। पत्नी सुबोध के पास दौड़कर चली आती है और पति के पैर पकड़ लेती है और कहती है, मैं आपको आखिरी बार देख रही हूँ। और दोनों रोने लग जाते हैं। वहाँ खड़े आसपास के सभी लोगों के आँख में आंसू आ जाते हैं। उसी समय आँख में आंसू लिए जेलर साहब आते हैं और वो रिकॉर्ड किया हुआ ऑडियो वायरल करते हैं। सभी लोग सुनते हैं। सुबोध की पत्नी वहाँ से चली जाती हैं। वहाँ के सभी लोग आपस में बातचीत करते हैं कि इसे परसों के दिन फांसी होने वाली है, लेकिन सुबह नया जजमेंट आता है। सुबोध निर्दोष है, उसे बरी किया जाता है। दोस्तों, फांसी की सजा दूसरे लड़के को यानी प्रमोद को दी जाए। प्रमोद ने ही उस लड़की को मारा है, तो इसी को फांसी दी जाए। दोस्तों, वो कहते हैं ना, कर भला सो हो भला। तुमने किसी का बुरा नहीं किया तो तुम्हारा बुरा कैसे हो सकता है।